शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं केरला का रहने वाला हूँ। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल ये घटना उस वक्त की है जब मैं अपनी फैमिली के साथ कोलकाता घूमने गया हुआ था। जब मैं कोलकाता घूमने गया हुआ था उस वक्त मेरे और मेरे परिवार के साथ वो डरावनी घटना हुई थी। वो घटना इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि आज भी मेरे परिवार में कोई उस घटना के बारे में जिक्र करता है या फिर उसको याद कर लेता है तो सभी घर वालों की डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस घटना को याद करते ही हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे साथ वो डरावनी घटना हुई हो। इसी वजह से मैं घर में किसी को भी उस घटना के बारे में बात नहीं करने देता हूँ, क्योंकि उस घटना के बारे में अगर एक बार घर में चर्चा हो जाती है तो फिर कुछ दिनों तक उस चीज़ का खौफ मन से निकलता ही नहीं है और सभी घर वाले एक डर के साए में जीने लगते हैं। हालांकि अभी उस हादसे को काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन आज तक भी वो हादसा ऐसा लगता है कि जैसे फिर से हम लोगों के साथ वैसा ही कुछ हो सकता है। दरअसल ये बात आज से लगभग 10 साल पहले की है। वो साल 2014 की बात है। उस वक्त मैं अपनी वाइफ और अपनी छोटी सी 5 साल की बच्ची के साथ कोलकाता घूमने गया हुआ था। अब हम लोग कोलकाता इसलिए घूमने गए हुए थे क्योंकि मेरी बच्ची ने जब अपनी बुक में कोलकाता वाले हावड़ा ब्रिज की पेंटिंग देखी तो वो उस पेंटिंग को देखने के बाद से ही घर पर जिद कर रही थी कि मुझे ये जगह देखकर आनी है। शुरू में मैंने उसको खूब समझाया कि बेटा ये जगह हमारे घर से काफ़ी दूर है, लेकिन वो थी कि मेरी बात मान ही नहीं रही थी। अब क्योंकि वो मेरी इकलौती बेटी थी, इसी वजह से मैं हमेशा ही उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया करता था। लेकिन इस बार मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बेटी की ये ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में मैं अपने परिवार की जान को जोखिम में डाल दूंगा। क्योंकि जब काफ़ी दिनों तक वो इस चीज़ की ज़िद करने लगी और एक दिन तो ऐसा आया था कि उसने अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया था। इसी वजह से मैंने उस वक्त उससे वादा किया था कि इस बार की सर्दियों की छुट्टियों में मैं तुम्हें हावड़ा ब्रिज पर घुमाने के लिए लेकर चलूँगा। और सिर्फ हावड़ा ब्रिज पर ही नहीं, बल्कि कोलकाता में बाकी की जो भी देखने लायक जगह हैं उन सभी जगह पर मैं तुमको घुमा कर लाऊंगा। अब शायद उस चीज़ में थोड़ा बहुत मेरी पत्नी का भी हाथ था, क्योंकि वो खुद तो मुझे कहीं पर घूमने जाने के लिए कहती नहीं थी, लेकिन शायद उसी ने मेरी बेटी से कहा था कि तुम अपने पापा के सामने घूमने जाने की जिद करना, क्योंकि उसको पता था कि मैं उसको अकेले तो घुमाने ले जाने वाला हूँ नहीं, उसको भी हमेशा साथ में ही लेकर जाऊँगा। इसी वजह से हम लोग ये तय करते हैं कि जब मेरी बेटी की सर्दियों की छुट्टियां आएंगी तो उस वक्त हम दिसंबर के महीने में कोलकाता घूमने जाएंगे। अब ये बात लगभग 2 महीने पहले ही तय हो गई थी, यानी कि वो बात दिवाली के आसपास की बात थी। लेकिन हमारी ज़िंदगी के सिर्फ 2 महीने ही खुशी से निकले थे जब तक हम लोग उस जगह पर घूमने के लिए नहीं गए थे। क्योंकि जब हम लोग उस जगह पर घूमने गए तो हमारे साथ रास्ते में एक ऐसा डरावना हादसा हुआ कि हम लोग उस जगह पर घूम कर आए बिना ही रास्ते में से ही वापस आ गए थे। क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि अगर मैं आगे घूमने गया तो हो सकता है हम लोग जिंदा वापस ही ना लौट पाए। अब मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ये बात सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे साथ रास्ते में ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से मैं ये सोच रहा था कि हम लोग जिंदा ही वापस लौट नहीं पाएंगे। तो इसके बारे में आपको कहानी में आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन कहानी को पूरा सुनने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल वो 18 सितंबर 2014 की बात थी। उस दिन मैं सुबह सुबह ही अपने घर पर नहा धोकर तैयार हो गया था, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी पत्नी और मेरी छोटी सी 5 साल की बच्ची भी नहा धोकर बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि उस दिन हम लोग कोलकाता घूमने के लिए जाने वाले थे। अब हम लोगों ने हमारा रास्ते में जो भी ज़रूरत का सामान था वो सारा पैक कर लिया था, और सामान के साथ साथ ही हम लोगों ने रास्ते में खाने की भी कुछ चीज़ें अपने साथ ले ली थी, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला था और ऐसे में हर जगह पर ही होटल या किसी ढाबे का खाना मुझे सूट नहीं करता था। इसी वजह से मैंने घर से ही अपने लिए 1-2 दिन का खाना ले लिया था, क्योंकि वो सर्दियों का टाइम था। इसी वजह से खाना इतना जल्दी ख़राब नहीं होने वाला था। अब हम लोग केरला से कोलकाता के लिए ट्रेन से जाने वाले थे। इसी वजह से मैंने घर पर ही एक टैक्सी बुला ली थी और फिर हम लोग उस टैक्सी में बैठकर रेलवे स्टेशन तक चले जाते हैं। फिर ट्रेन में बैठकर हम लोग कोलकाता के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हम लोगों को इस ट्रेन के बाद में 2 ट्रेन और बदलनी थी,
यानी कि ये ट्रेन ही सीधा कोलकाता नहीं पहुंचाने वाली थी, बल्कि वहां से हम लोगों को एक दूसरे स्टेशन, जिसका नाम पटना रेलवे स्टेशन है, जो कि बिहार में पड़ता है, वहां से एक ट्रेन बदलनी थी और फिर उसके बाद एक ट्रेन हम लोगों को आगे जाकर दूसरे स्टेशन से बदलनी थी। ऐसे में हम लोगों को पता था कि हमारा सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसीलिए मैंने बिजनेस क्लास की ही ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी, क्योंकि जनरल वाले डिब्बे में इतना लंबा सफ़र तय करना एक परिवार के लिए ठीक नहीं था। अब जब हम लोग केरला से चलकर इतने लंबे रास्ते से कोलकाता पहुंचते हैं, तब तक तो हमारे साथ वहां पर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो हमारा सबसे लास्ट वाला रेलवे स्टेशन था, उस स्टेशन पर पहुंचने के बाद अभी भी हावड़ा ब्रिज वहां से काफ़ी ज़्यादा दूर था। इसी वजह से मेरी पत्नी मुझसे एक बात कहती हैं कि अगर घूमने आए ही हो तो 2-4 हज़ार रुपये की वजह से हम लोगों को परेशान नहीं होना है। वो मुझसे कहती हैं कि हम लोग यहीं से एक अच्छी सी कार बुक कर लेते हैं और वही कार ड्राइवर हम लोगों को पूरे कोलकाता में जब तक हम रहेंगे तब तक हम लोगों को घुमा देगा, क्योंकि बार बार अलग अलग कार बदलना भी ठीक नहीं है। इसी वजह से मैं उस रेलवे स्टेशन पर जो चाय की दुकान थी, उस चाय की दुकान पर चाय पीते पीते ये सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर कोई अच्छा सा कार ड्राइवर कहाँ मिलेगा। लेकिन उस वक्त मैं और मेरी पत्नी जो बातें कर रहे थे, उन बातों को शायद उस चाय की दुकान वाले ने सुन लिया था। इसी वजह से जिस वक्त मेरी छोटी सी बच्ची मुझसे कहती हैं कि पापा मुझे चाय के साथ बिस्किट खाना है, तो जब मैं उस दुकान वाले से बिस्किट लेने के लिए जाता हूँ तो वो दुकान वाला बिस्किट देने के साथ साथ मुझसे कहता है कि साहब, लगता है आपको किसी गाड़ी वाले की ज़रूरत है, आप कहो तो मैं किसी अच्छे से गाड़ी वाले का आपके लिए इंतज़ाम कर दूँ। तो मैं बड़ी ही उत्सुकता के साथ उस दुकान वाले से पूछता हूँ कि क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा कार ड्राइवर है जो कि किसी भी प्रकार का नशा ना करता हो। मेरे साथ मेरी छोटी सी बच्ची और मेरी जवान बीवी हैं। इसी वजह से मैं किसी भी ऐसे आदमी को अपने साथ घूमने के लिए नहीं ले जा सकता जो कि कोई नशा पता करता हो और जिसकी नीयत ख़राब हो। इस बात को सुनकर वो दुकान वाला मुझे हंसते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा लड़का है जिसकी गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है और उस गाड़ी में सफ़र करते वक्त आप लोगों को काफ़ी अच्छा भी महसूस होगा, क्योंकि उसने अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही वो नई गाड़ी ली है। अब उसकी ये बात सुनकर मैं उस दुकान वाले से कहता हूँ कि ठीक है, हम लोग यहीं पर इंतज़ार करते हैं, आप जितना जल्दी हो सके उस गाड़ी वाले को बुला दीजिए। मेरी बात सुनते ही वो फ़ोन पर किसी से बात करता है और उसके कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक कार आकर रुक जाती है। कार दिखने में काफ़ी अच्छी थी, इसी वजह से मेरी बेटी भी उस कार को देखकर खुश हो जाती है और जो कार चलाने वाला ड्राइवर था वो भी लगभग मेरी ही उम्र का था। इसी वजह से मैं उससे जाकर बात करता हूँ। जब मैं उससे बात करता हूँ तो उसके बात करने का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। उसके बाद हम लोग वहाँ से जिस जगह पर हम लोगों को सबसे पहले घूमने जाना था उस जगह के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त मैं ड्राइवर के बराबर ही आगे की तरफ बैठा हुआ था। इसी वजह से वो ड्राइवर मुझे रास्ते में कोलकाता में कुछ बाकी की जगहों के बारे में भी बता रहा था जो कि घूमने के लायक थी और जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं था। इसी वजह से हम लोग उस जगह पर घूमने के लिए जा रहे थे। लेकिन हम लोग हावड़ा ब्रिज देखने से पहले एक ऐसी जगह पर जा रहे थे जिस जगह के बारे में मैंने बहुत सी हॉरर पुस्तकों और कई कहानियों में उस जगह के बारे में सुना था। दरअसल वो जगह एक पुराना चर्च था और उस चर्च के बारे में कहा जाता था कि उस चर्च में आज भी कई डरावनी आत्माओं का साया है। मुझे इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसी वजह से एक बार मैं खुद से जाकर अपनी आंखों से उस चर्च को देखना चाहता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज भी दिन के वक्त भी कोई उस चर्च की तरफ जाने से काफ़ी ज़्यादा कतराता है। हालांकि दूर दूर से उस चर्च को देखने के लिए कई टूरिस्ट आते हैं जो कि बिल्कुल मेरी तरह ही ये सोच कर आते हैं कि क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत या आत्मा है, या फिर उस जगह को एक टूरिस्ट हब बनाने के लिए ही ऐसी कई डरावनी कहानियाँ लोगों तक पहुँचाई गई हैं। शुरू में जब मैंने उस कार ड्राइवर से उस चर्च में जाने के लिए कहा था तो वो कार ड्राइवर वहाँ की बात सुनते ही मुझे पहली बार में ही मना कर देता है। वो मुझसे कहता है कि आप लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर अच्छी तरीके से घूमने आए हों, इसी वजह से आप लोगों को अच्छी अच्छी जगह पर ही घूमना चाहिए। हालांकि वो जगह भी देखने के लायक है, लेकिन बहुत सी कहानी मैंने ऐसी सुनी है कि उस जगह से घूम कर जाने के बाद कुछ लोगों के साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डरावने साबित हुए हैं।
या फिर उन हादसों में किसी एक व्यक्ति की जान चली गई है। आप अपने परिवार के साथ कोलकाता में बाकी की बहुत सी अच्छी जगह हैं, वहां पर घूम लीजिए। लेकिन मैं उस कार ड्राइवर की एक भी बात नहीं सुनता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि चाहे तुम मेरे से डबल पैसे ले लेना, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों तक जहां पर भी मैं तुम्हें घूमने के लिए कहूँ तुम मुझे वहां पर ले चलो। अब कार ड्राइवर को भी सिर्फ पैसे से मतलब था। इसी वजह से वो सोचता है कि मैं तो जितना ज्यादा इन लोगों को घुमाऊंगा उतना ज्यादा ही मेरा पैसा बनेगा। तो फिर वो मुझे सबसे पहले उस चर्च में घुमाने के लिए लेकर जाता है, जिस चर्च के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो पश्चिम बंगाल का सबसे भूतिया चर्च है, क्योंकि आज भी ऐसा कहा जाता है कि उस चर्च के अंदर से कई अजीब अजीब सी और डरावनी आवाजें रात के वक्त उस चर्च के बगल से गुजरने वाले लोगों को सुनाई देती हैं। साथ ही उस चर्च में से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई किसी को गर्म तेल में तल रहा हो, और उसकी चिल्लाने की आवाज आसपास के लोगों को इतनी भयंकर तरीके से सुनाई देती थी कि उस आवाज को सुनकर ऐसा लगता था कि जो कोई भी उस तरीके से चिल्ला रहा है वो काफी ज्यादा दर्द में है, क्योंकि उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द झलकता था। कई बार मैंने कई किताबों और बहुत सी भूतिया कहानियों में उस चर्च के बारे में सुना था, लेकिन आज मैं खुद ही उस चर्च में घूमने के लिए जा रहा था। लेकिन वो जो चर्च था वो हावड़ा ब्रिज के बिल्कुल अपोजिट साइड में था, यानी कि दूसरी तरफ था। इसीलिए वो ड्राइवर मुझसे कहता है कि अगर आपको उस चर्च में घूमने जाना है तो फिर हम लोगों को हावड़ा ब्रिज तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। तो मैं उस कार ड्राइवर से कहता हूं कि चाहे रात हो या फिर सवेरा, लेकिन हम सबसे पहले घूमने तो चर्च में ही चलेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ एक उस जगह को ही तय किया था जो कि बाकी की जगहों में भूतिया थी, यानी कि इसके अलावा हम किसी भी ऐसी जगह पर घूमने के लिए नहीं जाने वाले थे जो कि भूतिया मानी जाती थी। इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं सबसे पहले उसी जगह पर घूम के आ जाता हूँ, ताकि बाद में जब मैं अच्छी अच्छी जगह पर अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा तो उस जगह की अगर सच में कोई डरावनी चीज़ मेरे दिमाग में रह भी जाएगी तो मैं उस चीज़ को भूल जाऊंगा। लेकिन मुझे इस बात का ज़रा भी पता नहीं था कि मेरा ऐसा सोचना मेरे लिए आगे चलकर कितना ज़्यादा खतरनाक और डरावना साबित होने वाला है। दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास में हम लोग उस चर्च में पहुंच चुके थे, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इतने लंबे समय से बता रहा हूँ। दिखने में वो बाहर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और खंडहरनुमा दिखाई दे रहा था, लेकिन उस चर्च के अंदर जाते ही हम लोगों को एक अजीब तरीके की स्मेल आने लगी थी। वो स्मेल कुछ इस तरह की थी जैसे कि कोई बहुत पुरानी चीज़ बारिश में भीगने की वजह से सड़ रही हो, लेकिन हमें वहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जिसको देखकर हम लोग ये समझ सके कि ये बदबू उस तरफ से आ रही है। अभी मैं और वो कार ड्राइवर उस चर्च के अंदर थे, लेकिन मेरी जो बेटी और मेरी पत्नी थी वो बाहर की तरफ कार में ही बैठी हुई थी, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे साफ साफ मना कर दिया था कि ना ही तो वो उस चर्च के अंदर घूमने जाएगी और ना ही वो मेरी छोटी सी बच्ची को मेरे साथ घूमने जाने देगी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर मेरी बेटी ने किसी भी ऐसी वैसी चीज़ को देख लिया जिसकी वजह से इसके मन के अंदर डर बैठ गया तो फिर ये हमेशा ही उस चीज़ को याद करके डरती रहेगी। इसी वजह से वो दोनों हम लोगों के साथ नहीं आती हैं। अब ड्राइवर को भी मैं अपने साथ इसलिए लेकर आया था क्योंकि डर तो अकेले को मुझे भी वहाँ घूमने में लग रहा था। इसी वजह से मैं उस ड्राइवर से कहता हूँ कि हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ थोड़ी सी दूर जाकर ही आ जाएंगे। जब हम लोग उस चर्च के अंदर गए तो हम लोगों को दिखाई देता है कि उस चर्च की जो छत थी वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, और ऊपर की तरफ से जो भी पत्थर और कंक्रीट था वो बारिश की बूंद के साथ टूटकर नीचे गिर रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये चर्च कभी भी ढाकर गिर सकता है, और नीचे की तरफ उसके फर्श पर पूरी तरीके से बरसात का पानी भरा हुआ था, जिसमें कि हम लोग देख देख कर अपने पैरों को रख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीके से सवाल हो रखे थे, जिससे हम लोगों को ये डर लग रहा था कि कहीं हम लोग फिसल कर वहाँ पर ना गिर जाए। लेकिन अंदर जाते ही हम लोगों को एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था, क्योंकि अंदर की तरफ जाकर जब हम लोगों ने उस चर्च को देखा तो हम लोगों को दिखाई देता है कि उस चर्च के अंदर किसी इंसानी हाथ के खून से सने हुए छापे लगे हुए हैं। अब पता नहीं वो खून था या फिर कोई लाल रंग था, लेकिन उन हाथ के छापों को देखकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उस पूरे चर्च में अंदर की तरफ दीवार पर हर जगह पर सिर्फ वो हाथ के छापे ही लगे हुए थे। लेकिन तभी पता नहीं मेरे साथ जो कार ड्राइवर था उसको ऐसा क्या दिखाई देता है कि वो हड़बड़ाते हुए मुझसे कहता है
कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो, वरना हम दोनों यहीं पर मारे जाएंगे। उस वक्त मैं उससे ये बात पूछता भी हूँ कि क्या तुम्हें कोई चीज़ दिखाई दी है, तो वो मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोगों के पास अभी ज़्यादा वक्त नहीं है और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकाल लो। इसी वजह से मैं उसके पीछे पीछे वहाँ से निकलने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से निकलने लगता हूँ तो मुझे भी एक पल के लिए ऐसा एहसास होता है कि उस दीवार की तरफ जो छोटा सा गेट बना हुआ है, उस गेट के पीछे से छुपकर कोई हमको देख रहा है, क्योंकि उस गेट के पास में ही नीचे की तरफ एक परछाई बनी हुई थी और उस परछाई को देखकर मुझे ये यकीन हो गया था कि कोई उस गेट के पीछे छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं उस चर्च के मुख्य द्वार से बाहर की तरफ निकल रहा था, उस वक्त एक बार फिर से मैं अपनी नज़रों को उस छोटे से गेट की तरफ घुमा कर देखता हूँ। और जैसे ही मैं अपनी नज़रों को उस गेट की तरफ घुमा कर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस छोटे से गेट के पास में एक औरत खड़ी हुई है, जो कि दिखने में बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह ही है। लेकिन उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके सिर के बाल काफ़ी लंबे थे, जो कि उसके घुटनों से भी नीचे आ रहे थे। लेकिन उस वक्त उसका जो चेहरा था वो अंधेरे के कारण मुझे ठीक तरीके से साफ साफ दिखाई नहीं देता है। उसको देखते ही मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि एक ही पल में मेरे पूरे शरीर पर पसीना आ गया था। शायद वही चीज़ उस कार ड्राइवर को दिखाई दी थी। इसी वजह से मैं चुपचाप उस कार ड्राइवर के पीछे पीछे चलने लगता हूँ। अब हम दोनों तेज़ कदमों के साथ चलते हुए अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं। लेकिन उस वक्त कार में आकर बैठते हुए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसीना आ गया था, साथ ही हम लोगों की सांस भी फूली हुई थी। अब हम लोगों की ये हालत देखकर मेरी पत्नी को लगता है कि ज़रूर हम लोगों के साथ अंदर की तरफ कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो हमसे कुछ पूछ पाती, वो जो कार ड्राइवर था वो अपनी उस कार को इतनी तेज़ी से रिवर्स लेकर वहाँ से घुमा कर भगाता है कि उस चीज़ को देखकर तो मेरी पत्नी को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि हम लोगों के साथ सच में अंदर की तरफ कुछ ना कुछ डरावना हादसा हुआ है। इसी वजह से वो बार बार मुझसे पूछने लगती हैं कि आकाश, तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। लेकिन ना ही तो वो कार ड्राइवर कुछ बता पा रहा था और ना ही मैं कुछ बता पा रहा था। मैं तो कार को वहाँ से निकलते ही साइड में जो पानी की बोतल रखी हुई थी, उस बोतल को उठाकर वहाँ पर पानी पीने लगता हूँ। कुछ दूरी पर आने के बाद में हम दोनों ही एक दूसरे को वो बातें बताते हैं जो हम दोनों ने देखी थी। जैसे ही मैंने उस कार ड्राइवर की बात सुनी तो मुझे पता चला कि उसको भी वही छोटी सी लड़की की तरह दिखाई देने वाली डरावनी चीज़ दिखाई दी थी, जो उस वक्त मुझे उस दीवार के पीछे छिपी हुई दिखाई दी थी। अब हम लोग उस वक्त ये सोच रहे थे कि कहीं वो डरावनी चीज़ हम लोगों का पीछा करते हुए हम लोगों के पीछे ना आ जाए। हम लोगों की वो सारी बातें सुनने के बाद मेरी पत्नी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वो मेरे ऊपर गुस्सा करने लगती हैं। वो मुझसे कहने लगती हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि किसी भी ऐसी वैसी जगह पर घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर तुमको क्या ज़रूरत थी एक भूतिया जगह पर घूमने जाने की? भूतिया जगह पर घूमने जाओगे तो भूत ही पीछे पड़ेंगे। अब शायद उस वक्त मेरी पत्नी ये बात भी सही कह रही थी, लेकिन उस वक्त मैं उसकी बात पर ज़रा भी गौर नहीं करता हूँ। और अब आगे की तरफ हमें जिस जगह पर जाना था, हम लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी मेरी छोटी सी 5 साल की बेटी मेरी पत्नी से कहती हैं कि मम्मी, वो देखो हमारी कार के शीशे पर क्या लगा हुआ है। अब मेरी बेटी के ऐसा कहने पर जब मेरी पत्नी पीछे वाली सीट के साइड में जो शीशा था उस शीशे पर देखती हैं तो उस शीशे को देखते ही उसकी एक चीख निकल जाती है। अब उसको इस तरीके से चीखते ही हम दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और पीछे की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी मैं अपनी पत्नी से पूछता हूँ कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों चिल्ला रही हो? तो वो उस वक्त इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि उसको इतना ज़्यादा घबराया हुआ देखकर मुझे भी चिंता होने लगी थी। उस वक्त मुझे दिखाई दे रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और उसके पूरे चेहरे पर पसीना आ गया है। उस वक्त वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि मेरे ऐसा पूछने पर वो अपने मुंह से भी कुछ नहीं बोल पाती है। वो सिर्फ अपने हाथ की उंगली से पीछे वाली खिड़की के शीशे की तरफ ही इशारा करती है। जैसे ही वो उस शीशे की तरफ इशारा करती है तो मैं और कार ड्राइवर दोनों ही उस शीशे की तरफ देखते हैं। और जैसे ही हम दोनों उस शीशे की तरफ देखते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस शीशे पर बिल्कुल उसी तरीके के खून से सने हुए हाथ का छापा लगा हुआ था, जो कि उस वक्त हम लोगों को उस चर्च के अंदर उस चर्च की दीवार पर लगा हुआ दिखाई दिया था। यानी कि उसी तरह के छापे उस दीवार पर हर जगह पर लगे हुए थे। लेकिन अब वो छापा
हमारी कार के शीशे पर भी लगा हुआ था। ये चीज़ देखकर हम दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो कार ड्राइवर मुझसे कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऐसी किसी भी भूतिया जगह पर घूमने मत जाओ, लेकिन आपने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब पता नहीं हम लोगों के साथ आगे चलकर क्या होगा। अब डर लगने के साथ साथ उस वक्त मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि जिस रास्ते पर उस वक्त हम लोग चल रहे थे, उस रास्ते पर चलते वक्त बाहर की तरफ बारिश आ रही थी और बारिश में चलती हुई कार पर बाहर की तरफ से अगर कोई चीज़ लगी हुई भी है तो वो बारिश के पानी के साथ साथ बह जानी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त वो जो लाल रंग का हाथ का छापा हमारी कार के शीशे पर लगा हुआ था, वो उस बारिश के पानी के साथ बिल्कुल भी बहकर नहीं जा रहा था। यानी कि अगर कोई रंग, रोली या फिर सिंदूर किसी जगह पर लग जाती है और हम उसके ऊपर पानी डालते हैं तो वो बहकर साइड में हो जाती है। लेकिन उस वक्त वो जो हाथ का छापा हमारी कार के शीशे पर लगा हुआ था, वो बारिश की बूंदें गिरने के बाद भी उस शीशे के ऊपर से बहकर नहीं जा रहा था। तभी मैं उस कार ड्राइवर से कहता हूँ कि एक बार तुम इस शीशे को नीचे की तरफ करके वापस ऊपर की तरफ करो। लेकिन मेरे ऐसा कहते ही मेरी पत्नी इस चीज़ के लिए साफ साफ मना कर देती है। वो हम लोगों से कहती हैं कि भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। हम जिस रास्ते पर इस वक्त चल रहे हैं वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुनसान लग रहा है। हमारे चारों तरफ सिर्फ सुनसान इलाका है। जब तक हम लोग किसी शहर में नहीं पहुंच जाते तब तक कोई भी किसी भी शीशे को नीचे नहीं करेगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी डरावनी बला हम लोगों का पीछा कर रही है। अभी हम लोग आपस में ये सब बातें करते हुए उस सुनसान रास्ते पर चल ही रहे थे कि तभी अचानक से ही हमारी कार झटका खा खा कर बंद हो जाती है। कार को इस तरह से बंद होता हुआ देखकर कार के ड्राइवर के साथ साथ हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जैसे ही कार एक जगह पर जाकर रुक गई तो कार का ड्राइवर मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखता है। उस वक्त उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी कार इस तरीके से क्यों रुक गई है, क्योंकि कार के इंजन का तो ख़राब होने का बिल्कुल भी सवाल नहीं उठता था, क्योंकि कार ड्राइवर का कहना था कि उसने अभी 2 महीने पहले ही वो कार निकलवाई है। लेकिन उसके द्वारा बार बार कार को फिर से स्टार्ट करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। लेकिन जब वो आगे की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि जो फ्यूल का मीटर है वो ये दिखा रहा है कि कार में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है। इसी वजह से शायद कार बंद हो गई है। लेकिन वो कार ड्राइवर जब मुझे ये बात बताता है कि कार में तो बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है, तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। अभी हम लोग जब घूमने के लिए निकले थे तो सुबह ही तो मैंने कार की टंकी तुम्हें पैसे देकर फुल करवाई थी। तो वो मुझसे कहता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतनी जल्दी ही कार का पेट्रोल कैसे बीत गया। अब बाहर की तरफ भी काफ़ी तेज़ बारिश आ रही थी। इसी वजह से हम लोग कार से नीचे उतरकर भी ये नहीं देख सकते थे कि हमारी कार के साथ आखिर क्या हुआ है। इसीलिए हम लोग उस जगह पर यह तय करते हैं कि हम लोग जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक इसी जगह पर इसी तरीके से कार के अंदर बैठे रहकर इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि या तो कोई हमारे बगल से दूसरी कार गुजर जाए या फिर बारिश रुकने के बाद हम लोग खुद से ही नीचे उतरकर हमारी कार को देखेंगे कि उसमें क्या खराबी हुई है। लेकिन इसके अलावा जैसा कि हम लोगों ने पहले सोचा था कि अगर कोई दूसरी कार हम लोगों को आगे या पीछे की तरफ से आती आई हुई दिखाई देगी तो हम लोग अपनी कार से नीचे उतरकर उन लोगों से मदद मांगने की कोशिश करेंगे। अब यही चीज़ सोचकर हम चारों लोग ही कार के अंदर बैठे बैठे बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन तभी मेरी पत्नी हम लोगों से कहती हैं कि ये शाम की बारिश है और कभी भी रात के वक्त होने वाली बारिश नहीं रुकती है। यानी कि रात होने से पहले पहले शाम के वक्त अगर बारिश स्टार्ट हो जाती है तो फिर ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक आती रहती हैं। इसके साथ ही वो कार ड्राइवर भी मुझसे कहता है कि आखिर हम लोग कब तक इसी तरीके से कार के अंदर बैठे बैठे इंतज़ार करते रहेंगे। उन लोगों को उस वक्त मैं कहता हूँ कि हम लोग थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं। अगर बारिश रुक गई तो ठीक है, वरना हम कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। उस वक्त तक शाम के लगभग 8 बजे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका था और हमारे चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा छा गया था। अब कार ड्राइवर ने कार की जो हेडलाइट की रोशनी थी उसको भी बंद कर दिया था, क्योंकि उसका ऐसा कहना था कि अगर ज़्यादा देर तक वो इसी तरीके से लाइट जलाकर रखेगा तो कार की जो बैटरी हैं वो डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर ऐसे में कार स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी। अब उस वक्त उस सुनसान सड़क पर उस घनघोर अंधेरे के बीच हमारी कार खड़ी हुई थी और हम लोग बिल्कुल हमारी कार के अंदर बिल्कुल बेसहारा बैठे हुए थे।
अभी हम लोग कार के अंदर बैठे ही थे कि तभी मेरी छोटी सी 5 साल की बच्ची हम लोगों से कहती है कि पापा वो देखो, पीछे की तरफ शायद कोई हमारी ओर आ रहा है। जैसे ही वो हम लोगों से बात कहती हैं तो सबसे पहले मेरी पत्नी कार के पीछे वाले शीशे से पीछे की तरफ देखती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ देखती हैं तो एक बार फिर से उसकी एक चीख निकल जाती है, क्योंकि साइड वाले शीशे की तरह ही पीछे वाले शीशे के ऊपर भी उसी तरीके के खून से सने हुए हाथ के छापे लगे हुए थे। लेकिन इस बार उसके चीखने की वजह उन खून से सने हुए छापों के साथ साथ कुछ और भी थी। दरअसल जैसे ही हम लोग भी पीछे की तरफ देखने लगते हैं तो मेरे और कार ड्राइवर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि दूर से ही उस अंधेरे के बीच से हम लोगों को दिखाई देता है कि हमारी कार की तरफ कोई चलते हुए आ रहा है। लेकिन जब हम लोग गौर से उसकी तरफ देखते हैं तो मेरी और कार ड्राइवर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और हमारा इस तरीके से भौंकलाने और डरने का कारण ये था कि उस वक्त जो कोई भी हमारी कार के पीछे की तरफ से चलकर आ रहा था वो बिल्कुल हमें उसी तरीके का दिखाई दे रहा था जिस तरीके की वो डरावनी चीज हम लोगों को उस चर्च के अंदर दिखाई दी थी। यानी कि जैसे ही हम लोगों ने कार के पीछे वाले शीशे से सड़क पर देखा तो हमें दिखाई देता है कि हमारी कार से लगभग 100 मीटर दूर ही वो डरावनी छोटी सी औरत खड़ी हुई है। और जब हम लोग ध्यान से उसकी तरफ देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो सिर्फ वहां पर खड़ी हुई ही नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे चलते हुए हमारी कार की तरफ आ रही है। जब वो चलकर हमारी कार की तरफ आ रही थी तो उस वक्त उसके सिर के लंबे लंबे बाल उसके आधे से ज्यादा चेहरे पर आगे की तरफ आए हुए थे। साथ ही उसके हाथ और पैर हम लोगों को इस तरीके के दिखाई दे रहे थे जैसे कि वो कोई डरावनी डायन या फिर चुड़ैल हो। उस चीज को देखते ही कार ड्राइवर के तो हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो हमारे सामने इस तरीके से कपकपाने लगता है जैसे उसको अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही हो। उस चीज को हमारी कार की तरफ आता हुआ देखकर वो हम लोगों से कहता है कि अब हम सभी लोग मरने वाले हैं और ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है शायद ये उसी डरावनी आत्मा का किया धरा है। उस वक्त चर्च के अंदर ही इसने हम लोगों को देख लिया था और शायद उसी वक्त से ये हमारा पीछा कर रही है। साथ ही इस तरीके से कार के ऊपर इन खून से सने हुए हाथों के छापों का लग जाना इस बात का संकेत है कि अब हम लोगों में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग वहाँ पर कुछ कर पाते, उससे पहले ही जैसे ही मैं सामने के शीशे की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि आगे की तरफ से भी बिल्कुल उसी तरीके की डरावनी औरत हमारी तरफ आ रही है जिस तरीके की पीछे की तरफ से आ रही थी। साथ ही अब आगे वाले शीशे पर भी मुझको खून से सने हुए हाथ के छापे दिखाई दे रहे थे। अब धीरे धीरे देखते ही देखते कार के लगभग सभी शीशों पर वो खून से सने हुए छापे लग चुके थे और सिर्फ आगे और पीछे से ही नहीं बल्कि साइड की तरफ से जो सुनसान खाली जगह पड़ी हुई थी उस तरफ से भी हमें वो डरावनी औरत आती हुई दिखाई देने लगी थी। उस वक्त हम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। यानी कि एक ही तरह की औरत चारों तरफ से एक साथ कैसे आ सकती है। लेकिन तभी पता नहीं उस कार ड्राइवर को क्या होता है और वो बार बार अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उसको इस तरह से कार को स्टार्ट करते हुए देखकर मैं उससे कहता हूँ कि अरे तुम पागल हो गए हो, जब कार में पेट्रोल ही नहीं है तो कार स्टार्ट कैसे होगी। लेकिन वो मेरी हर बात को अनसुना कर रहा था और सिर्फ बार बार कार की चाबी घुमाकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पर ऐसा कोई चमत्कार होता या फिर कोई ऐसी चीज़ होती कि हमारी कार स्टार्ट होती और हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं, उससे पहले ही वो डरावनी औरत हमारी कार के बिल्कुल पास में आ गई थी और वो बार बार हमारी कार के शीशे पर हाथ मारने लगी थी। उस वक्त उसका चेहरा हम लोगों को इतना ज़्यादा डरावना दिखाई दे रहा था कि उसको देखते ही मेरी बच्ची तो अजीब तरीके से चिल्लाने और घबराने लगी थी। लेकिन उस वक्त मेरी पत्नी ने मेरी छोटी सी बेटी की आंखों पर अपनी हाथ की हथेली को रख लिया था और उसकी आंखों को बंद कर दिया था, क्योंकि उस वक्त हमें लगा कि उसके अंदर इतना कलेजा नहीं है कि वो इतनी डरावनी चीज़ को देखकर उस नज़ारे को सहन कर पाए, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची थी। लेकिन उस वक्त डर तो हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था और बाहर की तरफ वो जो डरावनी आत्मा थी या फिर जो कुछ भी था वो अजीब तरीके से अपने उस डरावने चेहरे को हमारी तरफ कर करके उसके जो नुकीले दांत थे वो हम लोगों को दिखा रही थी। उस वक्त हम लोगों को दिखाई दे रहा था कि उसका चेहरा बिल्कुल पूरी तरीके से जला हुआ है। साथ ही उसकी आंखें किसी अंडे की तरह
पूरी तरीके से सफ़ेद हैं, लेकिन उस वक्त उसके मुंह के जबड़े से खून की लार टपक रही थी और उसके हाथों पर इतने लंबे लंबे नाखून थे कि उन नाखूनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ही देर में ये इन नाखूनों से ही कार के शीशे को तोड़ देगी, क्योंकि वो बार बार हमारी कार के शीशे के ऊपर मार रही थी। अब वो जो कार ड्राइवर था वो तो इतनी बुरी तरीके से हड़बड़ा रहा था कि उस वक्त उसके माथे से सिर्फ पसीना ही टपक रहा था, लेकिन वो अपनी आंखें बंद करके मन ही मन में पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था और बार बार कार की चाबी को घुमा रहा था। लेकिन उसी वक्त पता नहीं मेरी पत्नी के दिमाग में क्या आता है और वो पीछे वाली सीट पर हमारा जो सामान का बैग रखा हुआ था वो एक हाथ से उस बैग को उठाकर आगे वाली सीट पर लाती हैं। जब वो ये सब कर रही थी उस दौरान भी वो डरावनी आत्मा बार बार हमारी कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी मेरी पत्नी हमारे उस बैग की चेन को खोलती है और उसके अंदर हाथ डालकर बाहर की तरफ कोई चीज़ निकालती है। लेकिन जैसे ही वो उस चीज़ को बाहर की तरफ निकालती है तो उसको बाहर की तरफ निकालते ही अचानक से ही हमारी कार स्टार्ट हो जाती है और वो जो डरावनी डायन थी वो कार के 3 तरफ से तो गायब हो जाती है और सिर्फ कार के पीछे की तरफ से ही वो बार बार हमारी कार के शीशे के ऊपर मार रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मेरी पत्नी ने ऐसी कौन सी जादुई चीज़ निकाली थी जिसको निकालते ही वो डरावनी आत्मा हम लोगों के सामने से गायब हो गई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा पूरा परिवार ही शुरू से ही हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है और जब कभी हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर कहीं पर, आज से पहले भी जब हम लोग घूमने गए थे तो हम लोग हनुमान जी की मूर्ति को हमेशा ही अपने साथ लेकर जाते हैं। और उस वक्त मेरी पत्नी ने उस हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति को ही हमारे सामान वाले बैग के अंदर डाल रखा था, लेकिन जैसे ही उसने हनुमान जी की मूर्ति को निकाला तो वैसे ही कार भी स्टार्ट हो गई और सामने की तरफ से हम लोगों को जो डरावना नज़ारा दिखाई दे रहा था वो भी हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गया था। उस वक्त सिर्फ एक तरफ से ही वो डरावनी औरत हमारी कार पर हमला कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से कार स्टार्ट हो जाती है और कार के अंदर हम लोगों को अचानक से ही फ्यूल भी पूरा भरा हुआ दिखाई देने लगता है। कार के स्टार्ट होते ही वो कार ड्राइवर वहाँ से कार को इतनी तेज़ रफ्तार में दौड़ाता है कि उस टाइम से पहले इतने टाइम तक घूमने के दौरान उसने कभी भी कार को इतना तेज़ नहीं चलाया था और जब तक कोलकाता शहर नहीं आ गया तब तक वो उस रास्ते पर इसी तरीके से तेज़ गिरफ्तार में ही कार को दौड़ाता रहा था। आगे जाकर हम लोग एक होटल पर जाकर रुकते हैं और वहाँ जाने के बाद हम लोग उस होटल वाले को हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी घटना बताते हैं। हमारे साथ हुई उस डरावनी घटना को सुनने के बाद वो होटल का मालिक हम लोगों से कहता है कि आप लोगों ने उस चर्च में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जो कोई भी उस चर्च में घूमने जाता है वहाँ से वापस आते वक्त उस सुनसान रास्ते पर हमेशा ही हर किसी के साथ ऐसी कोई ना कोई डरावनी घटना होती है जिस घटना में या तो उन लोगों का बहुत भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में कोई मारा जाता है, या फिर उनमें से कोई 1-2 आदमी अपने आप भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से गायब हो जाते हैं। और जो लोग आज तक गायब हुए हैं उनकी आज तक भी लाश नहीं मिली है। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोग अपने साथ भगवान की मूर्ति लेकर चल रहे थे, शायद इसी मूर्ति ने और हनुमान जी की कृपा ने आपको आज बचा लिया। अब भूल कर भी दोबारा से ऐसे किसी जगह पर जाने की गलती मत करना। उस दिन उस होटल में रुकने के बाद हम लोग सुबह होते ही वापस अपने घर के लिए लौट आए थे और घर पर आने के बाद भी हम लोगों ने हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ रखवाई थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो डरावनी आत्मा हमारा पीछा करते हुए हमारे घर तक ना आ जाए। पर आज भी जब हम उस डरावनी घटना को याद करते हैं तो हम लोगों के डर के मारे आज भी पसीने छूट जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।